नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा गन लाइसेंस पाने की प्रक्रिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जर्नली जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो फौज है या फिर कह लीजिए पुलिस है या कोई सुरक्षा बल है, तो उनको जो है लाइसेंस रखने की परमिशन होती है। लेकिन जब किसी आम आदमी को लगता है कि भाई उसको सुरक्षा के लिए, अपने जो पर्सन एंड प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा के लिए उसको गन की ज़रूरत है, तो वो सरकार को अप्लाई करके अपना लाइसेंस ले सकता है। और उस लाइसेंस के बाद ही आधिकारिक तौर पर लीगली वो कोई गन अपने पास रख सकता है। अदरवाइज़ अगर आप बिना लाइसेंस के बंदूक अपने पास रखते हो तो आर्म्स एक्ट का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हो जाता है और इलीगल असलहा रखना एक गैर कानूनी काम है जिसकी सज़ा आपको हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, उसके बाद लाइसेंस इशू होने के बाद आप गन कैसे परचेज़ करते हैं, ये प्रक्रिया हम जानने वाले हैं। दोस्तों, जब आप गन लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए आप अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या अगर कहीं कमिश्नरेट पुलिस की है तो आप पुलिस कमिश्नर के पास अप्लाई करते हो। और जनरली मैं आपको हरियाणा की बात करूँ, मेरे एरिया की बात करूँ, तो यहाँ पे जो गन लाइसेंस की एप्लीकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगती है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर जो डीसी साहब होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लगाने पड़ते हैं किसी गन लाइसेंस की एप्लीकेशन के लिए, उसके लिए एक फॉर्म है फार्म A1। जो A1 फॉर्म है उसमें पूरी कंप्लीट डिटेल होती है एप्लीकेंट की, नाम, फादर नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस। उसके साथ साथ उसमें जो मेन जानकारियाँ भरनी होती हैं, जैसे मान लीजिए कि भाई आप के ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं चला हुआ, किसी मुकदमे में कोई सज़ा तो नहीं हुई, या किसी मुकदमे में बरी हुई तो उसमें बॉन्ड दिया हो, या कह लीजिए कि भाई आपके ऊपर कोई ऐसी FIR दर्ज हो, कुछ ऐसी डिटेल जिससे आपके क्रिमिनल होने का सबूत जो है फार्म में झलके, वो सारी डिटेल इस फार्म में ले ली जाती हैं। और उसके बाद जो आपको गन कौन सी लेनी है इस लाइसेंस के बेस पे, वो सब डिटेल जो है इस फार्म में आपसे ले ली जाती हैं। उसके बाद दूसरे दस्तावेज, अब फार्म A1 के अलावा अगर कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने पर्सनल सेफ्टी के लिए कोई गन लेता है तो वो फार्म A1 रहेगा। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन लेता है तो वो फार्म A2 रहता है कि भाई जब मान लीजिए कोई बैंक है या कोई और ऐसी संस्था है जिसको अपनी सेफ्टी के लिए आर्म लाइसेंस चाहिए तो वो A2 फॉर्म भरेगा। लेकिन शर्त ये है कि फार्म पूरा भरा होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ज़रूरत की चीज़ है वो 2 ID चाहिए एप्लीकेंट की। 2 ID में उसका आधार कार्ड, उसका राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी जो पासपोर्ट, इस प्रकार से 2 ID उसको चाहिए। तीसरा प्रूफ उसका एज प्रूफ। एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट जो है वो चल जाती है। उसके बाद 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 4 लेने का पर्पज़ ये है कि भाई वो अपने रिकॉर्ड में जो है अपने रजिस्टरों में उनको चढ़ाते हैं और वो जो फ़ोटो हैं वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। उसके बाद एक होम गार्ड का सर्टिफिकेट चाहिए। होम गार्ड का सर्टिफिकेट के साथ एक अंडरटेकिंग भी ज़रूरी है, कंपलसरी है। वो अंडरटेकिंग S1 फार्म का प्रोफॉर्मा रहता है। अब होम गार्ड की जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है उसका क्या महत्व है दोस्तों? होम गार्ड का जो ट्रेनिंग होती है, होम गार्ड की ट्रेनिंग में बाकायदा किसी भी जो ट्रेनिंग लेने वाला है उसको सिखाया जाता है कि वेपन का इस्तेमाल कैसे करना है और हथियार की सफाई कैसे होगी। तो इस प्रकार उसको जो है एक हथियार को संभालने का तरीका उस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। उसके बाद जो बात है, रंगीन फोटोग्राफ एक अलमारी का चाहिए, एक सेफ अलमारी का चाहिए। उसका पर्पज़ ये है कि भाई कोई बंदा अगर आर्म लाइसेंस ले लेता है तो उसको रखेगा कहाँ पे, तो उसको जो है बाकायदा प्रूफ देना पड़ता है कि भाई अगर मेरे को आर्म लाइसेंस इशू हो गया और उस बंदूक के लाइसेंस के ऊपर मैंने बंदूक निकलवा भी ली, उस पर चढ़वा भी ली, तो उसको मैं रखूँगा कहाँ, और जहाँ मैं रखने वाला हूँ वो बहुत ही सेफ जगह है जहाँ से हर कोई उसको नहीं ले सकता। उसके बाद मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट चाहिए और अंडरटेकिंग होगी S3 उसकी। मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या महत्व है? मेडिकल सर्टिफिकेट का महत्व है वो एक MBBS डॉक्टर के द्वारा बना होना चाहिए और उसमें बाकायदा जो एप्लीकेंट है उसके फिज़िकली
मेंटली फिट होने का सबूत होना चाहिए कि भाई ऐसा ना हो कि भाई इंसान के जैसे मान लो शरीर में ऐसी डिफॉर्मिटी हो कि वो आर्म लाइसेंस को कैरी करने में सक्षम ही ना हो, वो बंदूक को अपने पास रखने के अंदर सक्षम ना हो। मान लीजिए उसके हाथों में कोई ऐसी डिफॉर्मिटी है कि वो उसको ढंग से हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है जी, या उसको कोई विज़न की प्रॉब्लम है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसी उसको फिजिकल प्रॉब्लम है कि वो लाइसेंस को कैरी नहीं कर सकता, या कोई मेंटली उसको ऐसी समस्या है, कोई ऐसा दौरा उसको पड़ता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ऐसा पागलपन उसके अंदर है कि भाई वो उस बंदूक को नहीं संभाल सकता, तो ऐसा एक फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो MBBS डॉक्टर के द्वारा बना होना चाहिए, जिसमें उसके फिजिकली और मेंटली फिट होने की बात लिखी हो। उसके बाद दोस्तों जब ये फाइल कंप्लीट हो जाती है तो आप जो है इस फाइल को जमा कराते हो। हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये फाइल हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में जो है जमा करा दी है, और जमा करवाने के बाद 30 दिन का समय होता है पुलिस का। ये फाइल पुलिस को भेज जाती है। 30 दिन के अंदर पुलिस को वेरिफिकेशन करनी होती है, जैसे किसी और जॉब में जैसे किसी नौकरी लगती है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो इसी प्रकार दोस्तों आर्म लाइसेंस की भी वेरिफिकेशन होती है कि क्या इस बंदे के खिलाफ, इस एप्लीकेंट के खिलाफ कोई मुकदमा तो पेंडिंग नहीं है, कोई FIR में जांच तो जारी नहीं है, कोई ऐसा संगीन मामले में ये अपराधी तो नहीं है कि भाई कहीं ये आर्म लाइसेंस धोखे से ना बनवा ले। उसके बाद जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे इसकी वेरिफिकेशन होती है, वो रहता है, उसका चाल चलन कैसा है, उसका कंडक्ट कैसा है। उस रिपोर्ट के बाद वो डिस्ट्रिक्ट जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है वहाँ पे जाती है कि भाई वहाँ पे उसके नाम पे कोई FIR, कोई मुकदमा, कोई ऐसी डिटेल जो थाने से रह गई हो बतानी, कोई ऐसी चीज़ तो पेंडिंग नहीं है। वहाँ से रिपोर्ट होने के बाद वो वापस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में जाती है, और जब वो फाइल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में जाती है तो वहाँ पे जो है फैसला होता है कि भाई इस जो एप्लीकांट है, इस एप्लीकांट को एक बंदूक का लाइसेंस दे दिया जाना चाहिए या नहीं। जब मैजिस्ट्रेट साहब को लगेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को लगेगा कि भाई इसको आर्म लाइसेंस दे देना चाहिए, तो वो उसका ऑर्डर पारी कर देते हैं। और अगर उनको लगता है कि भाई ये बंदा जो है लाइसेंस के लायक नहीं है, इस इंसान को लाइसेंस देना जो है ठीक नहीं है, तो वो उसका स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे। स्पीकिंग ऑर्डर माने कि भाई उसमें रीजनिंग दी होगी कि भाई क्यों इसको लाइसेंस नहीं दिया गया, कि भाई पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, या इसकी फिजिकल कंडीशन को देखते हुए, या इसकी मेंटल कंडीशन को देखते हुए इसको जो है लाइसेंस नहीं दिया गया। तो अगर यहाँ पे लाइसेंस दे दिया जाता है, लाइसेंस देने के बाद प्रक्रिया आती है, बंदूक अकेले क्या काम आएगी, बंदूक के साथ तो गोलियाँ भी चाहिए। तो इस लाइसेंस के बाद वो जो लाइसेंस धारक है, वो जो सरकार द्वारा अधिकृत वो होती हैं अथोराइज्ड दुकानें, गन हाउस होते हैं, उन गन हाउस से जाके वो गोलियां खरीद सकता है, अपने नाम बंदूक खरीद सकता है, बंदूक को उस लाइसेंस पे चढ़वा सकता है। तो दोस्तों अब गन हाउस का गवर्नमेंट द्वारा अथोराइज्ड होना और एक लाइसेंस का DM द्वारा इशू होना और टाइम टू टाइम पे इसका रिन्यूअल होना, उसका पर्पज़ ये है कि भाई इससे ये पता चलता है कौन सी बंदूक किस आर्म लाइसेंस पे चढ़ी हुई है और कौन से आर्म लाइसेंस पे कौन सी बंदूक जारी हो रखी है किस गन हाउस से, ताकि कल को अगर उसका मिसयूज़ होता है तो उस कल्प्रिट का पता लगाया जा सकते, उस जो अपराधी है उसका आराम से पता लगाया जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।